हेलो स्टूडेंट्स, होप एवरीवन इज़ फाइन। आई एम योर कॉमर्स मेंटोर रिम्पी अग्रवाल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ग्लोबल एंटरप्राइज। ऑलरेडी मैंने आपको पब्लिक एंटरप्राइज प्लस प्राइवेट एंटरप्राइज ये मैंने आपको करा दिया है। अब आपके सिलेबस का ये फाइनल टॉपिक है व्हाट इज़ ग्लोबल एंटरप्राइज। मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आपकी 1991 में हुई थी उसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए थे, काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, जिसमें आपका सबसे मेजर चेंज था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको पहली क्लास दी थी पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज की, उसमें मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी। आज हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबल एंटरप्राइज। यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ग्लोबल एंटरप्राइज सेटअप होना स्टार्ट हुई। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल एंटरप्राइज एक नहीं है, डिफरेंस है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हमारी ग्लोबल एंटरप्राइजेज बनना स्टार्ट हुई, हम ये कह सकते हैं दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जो आपका 1991 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था उसमें जो आपका एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें बेसिकली क्या कहा गया कि हमारी कंट्री यानी हमारी कंट्री बाउंड्रीज क्रॉस करके दूसरे नेशंस में इन्वेस्ट कर सकती है, दूसरी नेशन हमारे इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर सकती है। यानी पूरी इकोनॉमी को हमने एक बना दिया, यानी फ्री फ्लो हो गया इन्वेस्टमेंट का, गुड्स एंड सर्विसेज का। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है पहले आपको मैं दूंगी एग्जाम्पल, देन आपको मैं कॉन्सेप्ट से क्लियर कराऊंगी। सो ग्लोबलाइजेशन में आपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट सुने होंगे। आप आईफोन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, एप्पल के। एंड आप माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को जानते हैं, कितनी बड़ी कंपनी है। गूगल, कोक, पेप्सी, मैकडोनल्ड, नेस्ले, ये सारे ग्लोबल ब्रांड्स हैं। ये हमारे इंडियन ब्रांड्स नहीं हैं, ये हमारे ग्लोबल ब्रांड्स, ये बाहर की कंपनी के ब्रांड्स हैं, बाहर के देशों की कंपनी की ये ब्रांड्स हैं जो मैंने अभी आपके सामने बताई है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारा ग्लोबल एंटरप्राइज है। तो इसको अब हम अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे चीज़ों को। सो ग्लोबल एंटरप्राइजेस का हमारी इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे इंडिया के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस लेकर आता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले तो हमें यही समझना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ग्लोबल एंटरप्राइज का मतलब होता है वो एंटरप्राइज जो एक से ज़्यादा देशों में फैली हुई है, जो एक से ज़्यादा देशों में इंडस्ट्रियल और मार्केटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है, जो एक से ज़्यादा देशों में ब्रांचेस खोल रही है। ये सारी क्या होती है? ग्लोबल एंटरप्राइज होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या डेफिनेशन दी गई है ग्लोबल एंटरप्राइज की। ग्लोबल एंटरप्राइज दस आर ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन which extend their industrial and marketing operations through a network of their branches in several countries. These enterprises operate in several areas, producing multiple products with their business strategy extending over a number of countries. तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या है? एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो अपने इंडस्ट्रियल और मार्केटिंग ऑपरेशन को अपने ब्रांचेस के थ्रू सेवरल कंट्रीज़ में परफॉर्म कर रही है। यानी हर कंट्री में मोस्टली, मतलब मोर देन कंट्रीज़ में वो अपनी ब्रांचेस खोलती है, एक नेटवर्क बनाती है, और उस नेटवर्क के थ्रू वो इंडस्ट्रियल और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करती है। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन, जिसमें वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती हैं, फिर स्ट्रैटेजी लगाती है कि कैसे उसको हम सेल करें, कैसे कस्टमर तक पहुंचाए। तो ये सारा क्या है? हमारा ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में है। ठीक है, अभी जो इसमें आप पैराग्राफ में बाकी देख रहे हैं ये सारे आपके फीचर्स में पॉइंट आ जाएंगे, तो आपको मैं डायरेक्ट ये चीज़ें फीचर से करा दूंगी, जिससे कि बार बार आपको ऐसा ना लगे कि हम सेम ही टॉपिक को पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, अभी ग्लोबलाइजेशन में आपको दो कंट्रीज़ बहुत सुनने को मिलेगी, यानी दो टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिलती है इसमें बहुत ज़्यादा। एक आपका होता है होम कंट्री, एक आपका होता है होस्ट कंट्री। जो होम कंट्री होती है ये वो कंट्री होती है जहाँ पे इस ग्लोबल एंटरप्राइज का हेडक्वार्टर होता है, दैट इज़ होम कंट्री। और होस्ट कंट्री वो होती है जहाँ पे उस ग्लोबल एंटरप्राइजेस की ब्रांचेस होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक ग्लोबल एंटरप्राइज है, उसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। ठीक है, लेकिन उसने अपनी ब्रांचेस इंडिया, यूरोप, जापान, फ्रांस, हर जगह खोली हुई है।
तो जहाँ पर उस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ यूएस, दैट इज़ होम कंट्री, और उसने जो बाकी कंट्रीज़ में यानी अपने देश से बाहर जितने भी देश हैं वहाँ पर जहाँ उसने ब्रांचेस खोली है दैट इज़ होस्ट कंट्री। ठीक है, मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में आपको ये टॉपिक करा रही हूँ। ठीक है, पहला फीचर आता है ग्लोबल एंटरप्राइज का, दैट इज़ ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। सो नेम से बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप एक से ज़्यादा देशों में अपनी शाखाएं फैलाएंगे, अपनी ब्रांचेस खोलेंगे, आप फ्री में तो खोल नहीं पाएंगे। आपको क्या चाहिए होगा, आपको डेफिनेटली बहुत ह्यूज अमाउंट में कैपिटल लगेगा, आपका पैसा लगेगा। तो जो ये ग्लोबल एंटरप्राइजेज होती हैं ये फंड्स को रेज कर सकती है, कैसे, डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करके। अब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं पैसा उठाने के, पैसा रेज करने के। या तो आप इक्विटी शेयर्स के इशू कर दें, या आप डिबेंचर्स इशू कर दें, ठीक है, या पब्लिक को बॉन्ड्स इशू कर दें। ठीक है, सिमिलर बात हो गई डिबेंचर या फिर पब्लिक को बॉन्ड्स इशू करना। डिबेंचर एक तरह का सर्टिफिकेट होता है कंपनी का जिसमें कंपनी की सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, यानी एक तरीके से बोरोड कैपिटल होती है जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, और इक्विटी होती है ओन्ड कैपिटल, जब कंपनी अपनी ही कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक आ गया है। तो आप ऑलरेडी जो टॉपिक क्लास देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी मालूम है व्हाट इज़ इक्विटी शेयर होल्डर, व्हाट इज़ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो जब कंपनी शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा उठाती है अपनी, तो वो क्या होता है, ओन्ड कैपिटल होता है। ठीक है, एंड कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी पैसा बोरो कर सकती है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, और इंटरनेशनल बैंक से भी बोरो कर सकती है। तो यानी ग्लोबल एंटरप्राइजेस को ह्यूज अमाउंट में कैपिटल चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट, तो उनके पास बहुत सारे सोर्सेज भी होते हैं पैसा उठाने के, और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। ठीक है, अगर कोई बाहर की कंपनी हमारे इंडिया में आके अपनी कोई ब्रांच खोलेगी ना, तो हमारी जो इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या इन्वेस्टर्स है, बहुत ही खुशी यानी विलिंगली उस कंपनी में पैसा लगाने को तैयार हो जाएंगे, बिकॉज वो हाई क्रेडिबिलिटी इन्जॉय करते हैं। अब क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो इन्वेस्टर्स है हमारी इंडिया के, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इतना विश्वास है इन एमएनसीज पर या इन ग्लोबल एंटरप्राइजेस पर कि ये हमारा जो मनी है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ आराम से दे देंगे। सेकंड आता है फॉरेन कोलैबोरेशन। देखिए, किसी भी कंट्री में जाकर अपनी ब्रांच खोलना कोई आसान काम नहीं है, इसमें आपको कोलैबोरेट करना होता है काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ मिलकर। ठीक है, तो जब ग्लोबल एंटरप्राइज अपनी ब्रांचेस खोलती है दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, तो वो एग्रीमेंट के तहत अपनी ब्रांचेस खोलेंगी, यानी जब वो किसी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज करेगी, ठीक है, या किसी इंडियन कंपनी से कोलैबोरेट करेगी। देखिए, मर्ज, एक्विजिशन, बहुत सारी हमारी टर्मिनोलॉजीज़ होती है बिज़नेस के अंदर। तो जब ग्लोबल एंटरप्राइज अपनी ब्रांचेस खोलेगी दूसरी कंट्री में, तो वो एक एग्रीमेंट बनाएगी उस इंडियन कंपनी के साथ। उस एग्रीमेंट में बहुत सारे क्लोजेस मेंशन हो सकती हैं कि आपको किन किन चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन होगी, या आप किन किन चीज़ों में आपको फ्रीडम होगी। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी को लेकर हो सकता है एग्रीमेंट में कोई क्लोज, गुड्स की प्रोडक्शन को लेकर हो सकता है, ब्रांड नेम को लेकर हो सकता है, यानी कोई भी क्लोज किसी भी बात को लेकर हो सकता है। तो जो ये एमएनसीज हैं ये कोलैबोरेट करती है। हम इंडिया का एग्जाम्पल लेके चलेंगे क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। तो ये जो एमएनसीज होती है हमारी इंडिया में आकर हमारी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर से अपने हाथ मिलाती है, कोलैबोरेट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी ब्रांचेस बाहर दूसरे देशों में जाकर खोलती है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जब ये फॉरेन कोलैबोरेशंस हो रहा होता है तो ये मोनोपोलीज को बढ़ावा देता है, यानी जब बाहर की कंपनीज़ हमारे इंडिया में आकर अपनी ब्रांचेस खोलेंगी ना, तो ये कहीं ना कहीं मोनोपोलीज को क्रिएट करता है। अब क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है, जो बच्चे HPSC की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्टिव जो आपका एग्ज़ाम होता है 15 मार्क का, जो आपका क्वेश्चन रहता है 10 मार्क का, ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके हो रहते हैं, तो उसमें आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन जो है वो मोनोपोलीज क्रिएट करती है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, एक्सप्लेन इट। तो आपको जब तक ये मालूम नहीं होगा कि ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है, वो कैसे कोलैबोरेट करती है, कैसे मोनोपोली क्या होता है, तो आप उसका आंसर कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, जब बाहर की कंपनीज हमारे इंडिया में आकर अपनी ब्रांचेस खोलेंगी, तो जो हमारे इंडिया के स्मॉल स्केल सेक्टर है वो कैसे कम्पीट कर पाएंगे इतनी बड़ी ग्लोबल एंटरप्राइज के साथ, कैसे कम्पीट कर पाएंगे। हमारी जो इंडियन कंपनीज है वो कैसे कम्पीट कर पाएंगी, वो धीरे धीरे वैनिश होती जाएंगी। क्यों?
क्योंकि जो ये हमारी ग्लोबल एंटरप्राइजेज होती हैं इनके पास टेक्नोलॉजी भी काफ़ी सुपीरियर होती है, काफ़ी नॉलेज होती है, इनको काफ़ी स्किल्ड होते हैं ये, ठीक है, अपने काम के अंदर। तो इनके पास बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, इनके पास अच्छा कैपिटल बेस होता है जिसको यूज़ करके ना वो बेटर मार्केट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपका आता है एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें क्या कहा गया कि इन एंटरप्राइजेज के पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये अगर इनके पास टेक्नोलॉजी सुपीरियर होगी तो उनके जो स्टैंडर्ड्स होंगे प्रोडक्ट को लेकर वो भी हायर होंगे, अच्छे होंगे। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोडक्ट इनोवेशन। देखिए जो ये बड़ी बड़ी ग्लोबल एंटरप्राइजेज होती है, जब ये बाहर जाती है दूसरे देशों में अपनी ब्रांचेस खोलती है ना, तो ये ऐसे नहीं करती, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करती। इनकी बहुत बड़ी इनका डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बहुत बड़ी R&D होती है इनकी जो काम करती है इनके लिए। तो ये इनका इतना बड़ा ह्यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इनका पूरा बेस है, इससे क्या होता है विच रिजल्ट्स टू प्रोडक्ट इनोवेशन। तो वो प्रोडक्ट में भी बेटर इनोवेशंस लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इनके लिए नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनके अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, उनके डिज़ाइन को अपडेट करते हैं। और ये क्वालिटेटिव जो ये रिसर्च हो रही है ना, इसमें भी हमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, यानी रिसर्च फ्री में नहीं होती है, रिसर्च करने के लिए बहुत पैसा लगता है। क्योंकि इनका अच्छा कैपिटल बेस होता है तो ये ग्लोबल एंटरप्राइजेज ईजिली अफोर्ड कर सकती हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जो ग्लोबल कंपनीज़ होती हैं इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं जिससे कि वे शॉर्टर पीरियड में ही ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्स को कर पाए, ठीक है। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनके लिए ये होता है कि लोगों का ट्रस्ट, क्योंकि बहुत बड़ी एंटरप्राइज होती है, इनका सब कुछ सुपीरियर होता है, तो ये ईजिली पब्लिक का ट्रस्ट जो है ईजिली जीत लेते हैं। इनकी एडवर्टाइजिंग, इनकी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। तो ये अपनी एक जगह बहुत ही शॉर्टर पीरियड में बना लेते हैं। फिर आता है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। सीधी सी बात है, ये अपना मार्केट टेरिटरी को एक्सपेंड करते हैं। ये अपनी इंडस्ट्रियल प्लस ऑपरेशनल प्लस मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को हर देशों में फैलाते हैं, हर देशों में परफॉर्म करते हैं, हर कंट्री में परफॉर्म करते हैं, तभी तो उसको हम कहेंगे ग्लोबल एंटरप्राइज, ठीक है। देन आपका आता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब समझिए पहले क्या होता है। देखिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब होता है कि एक जगह पर सारी मैनेजमेंट हो रही है, इंपॉर्टेंट। यानी ग्लोबल एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के साथ वो डिफरेंट कंट्रीज़ में ब्रांचेस खोलती है। दैट इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल एंटरप्राइज। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि होम कंट्री होस्ट कंट्री का, जो होम कंट्री है सारी सेंट्रलाइज्ड जो कंट्रोल होता है उस एंटरप्राइज का उस होम कंट्री के पास होता है जहाँ पर उस ग्लोबल एंटरप्राइज का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और होम कंट्री को छोड़कर बाकी जो होस्ट कंट्रीज है जहाँ पर उस ग्लोबल एंटरप्राइज की ब्रांचेस है वो सारा आपका डिसेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। अब आप इसको समझिए पैरा से। देखिए सेंट्रलाइज कंट्रोल का क्या मतलब होता है, दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन देयर होम कंट्री, है ना। अभी मैंने आपको यही बताया सेम। एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल ब्रांचेज एंड सब्सिडरीज। जितनी भी ग्लोबल एंटरप्राइजेज की सब्सिडरीज होती है, ब्रांचेज होती है, उन पर वहीं से वे कंट्रोल मेंटेन करती है। अब यहाँ पे आपका डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ गया जॉइंट वेंचर का। जैसे क्या होता है जॉइंट वेंचर, कितने तरह का होता है, तो बेसिकली आपका दो तरह का होता है, इक्विटी बेस एंड कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है। अब इक्विटी बेस में आपकी तीन चीज़ें रहती है, कंपनी, LLP यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल में आपका रहता है कॉपरेशन या अग्रीमेंट या फिर स्ट्रेटेजिक एलियंस से आप कॉन्ट्रैक्चुअल में आते हैं, और वो जॉइंट वेंचर होता है आपका एक किस्म का। तो ये चीज़ें क्या है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स में कराऊंगी, ठीक है। तो हमारा पब्लिक एंटरप्राइज़ क्या होता है, प्राइवेट एंटरप्राइज़ क्या होता है, ग्लोबल एंटरप्राइज़ क्या होता है, ये तीनों ही चीज़ें हमने कर ली हैं। तो ऐसे ही और क्लासेस देखने के लिए, नई नई क्लासेस देखने के लिए एचटेट PGT कॉमर्स से रिलेटेड आप डेफिनेटली RG क्लासेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को। कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी डाउट्स आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नए लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।